हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजे क्लासरूम में। इस क्लास में हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक जो टॉपिक है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आते हैं। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस के डिफरेंट रूल्स क्या होते हैं। जिस तरीके से ये रूल क्या है कि अगर कोई इक्वेशन हमें दिया हुआ है और उसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जबकि उनका डायमेंशन सेम हो। ये डेफिनेशन ये कह रही है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया x इज इक्वल टू v प्लस बी बाई एम। एग्जांपल ले लिया हमने, इसमें गिवन है कि x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट को, एंड मान लीजिए ये हमने a लिया हुआ है और m रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। बाकी हमें a और b का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूं x माइनस a इज इक्वल टू बी बाई एम, तो a और x में क्या हुआ, रिलेशन हमें साफ दिखने लगा। यहां क्या हो रहा है, x से a को माइनस किया जा रहा है। इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ a होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x के बराबर होगा। और डायमेंशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ। इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, l। तो जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन a का कहा जाएगा। तो हमने एक फाइंड कर लिया। दूसरा देखते हैं, अब हमें क्या करना है, b का फाइंड करना है। तो यहां पर देखा जाए तो a और b बाई एम, अगर हम इसको एक यूनिट मान लें, कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज मान लें, तो जो डायमेंशन b बाई एम का होगा, डायमेंशन ऑफ b बाई एम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, क्योंकि ये इसके साथ ऐड हो रहा है। अब यहां पर हमने डायमेंशन ऑफ a फाइंड कर चुके हैं, तो यहां पर क्या लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ a कितना है, l है। और यहां पर डायमेंशन ऑफ b तो पता नहीं है, लेकिन डायमेंशन ऑफ m पता है। वो कितना है, वो मास है। मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसका डायमेंशन होगा कैपिटल M। अब यहां पर मैं इसको साइड में लिख दूं, तो डायमेंशन ऑफ b कितना फाइंड किया जाएगा, डायमेंशन ऑफ b देखिए क्या हो जाएगा, ये l है और n को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा ml। ये हो गया डायमेंशन ऑफ b। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ b दोनों फाइंड कर लिया। अच्छा, इसको सोल्व करने का एक और मेथड है b को फाइंड करने का। हम क्या कर सकते हैं, इस b बाई एम को इधर ट्रांसफर कर ले, तो x माइनस b बाई एम हो जाएगा। उस तरीके भी सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या करें, इसको नोट कर ले और मैंने जो दूसरा मेथड बताया है उससे भी इसको ट्राई करके देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल एक ले लिया कि यहां पर ले लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन लेमडा स्क्वायर, या हमने इसको ले लिया म्यू। तो यहां पर गिवन है कि म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पर जो लेमडा है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है और आपको x का डायमेंशन और y का z का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, x का। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ इन दोनों का डायमेंशन होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब देखिए आप लोग 11th में आए हैं, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ चुके होंगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज अभी आपको पढ़ना बाकी है। तो मैं याद दिला दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू का डायमेंशन क्या होता है, ये यूनिटलेस होता है। और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट नहीं होता उनका डायमेंशन नहीं होता। लेकिन अच्छा, इससे एक रिजल्ट और निकलता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा जिनका यूनिट होगा उनका डायमेंशन होगा, ये भी गलत है। सिर्फ ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। कौन कौन सी हैं,
एक है प्लेन एंगल थीटा, है ना, जिसको यूनिट होता है रेडियन, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ये बात हमें याद रखना है, इन दोनों का यूनिट होता है लेकिन डायमेंशंस नहीं होते हैं। लेकिन जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन नहीं होगा। तो म्यू क्या है, यूनिटलेस है, इसी वजह से वो क्या है, डायमेंशन लेस भी है। अरे डायमेंशन लेस को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0, ये भी लिख सकते हैं। वैसे देखा जाए वेवलेंथ क्या होता है, एक लेंथ होता है, तो वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा, l होगा, सिंपल। अब तो देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आसान हो गया। क्या है भाई, म्यू माइनस एक्स कर सकते हैं, इधर ट्रांसफर कर दिया z अपॉन लेमडा स्क्वायर। अब जो डायमेंशन x का होगा, डायमेंशन x इज इक्वल टू वही डायमेंशन किसका होगा, म्यू का होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो यहां पर देखो सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अब जो डायमेंशन म्यू का है वो डायमेंशन एक्स का लिख दीजिए। तो म्यू डायमेंशन लेस है, इसलिए हम तीनों को क्या कर रहे हैं, पावर कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट टाइम हमने फाइंड कर लिया एक्स का। अब देखो हमें z का फाइंड करना है, तो यहां से देख लो, इसी से इसको एक क्वांटिटी मान लेते हैं और इसको दूसरा क्वांटिटी मान लेते हैं, या दूसरे मेथड से कर लेते हैं, म्यू इसको इधर लेके आओ माइनस z अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसको वहीं रहने दिया। अब क्या कर सकते हैं, ये एक क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है, तो मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ z अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। अब देखो यहां पर z का डायमेंशन तो फाइंड करना है, लेमडा का डायमेंशन हमें पता है क्या है, देखो l, और यहां है लेमडा स्क्वायर, तो ये हो गया l स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। x का डायमेंशन क्या भाई, m0 l0 p0। यहां से डायमेंशन ऑफ z क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा m0 l स्क्वायर t के पावर 0। तो यहां पर एक आंसर ये हो गया और दूसरा हमारा आंसर ये हो गया। तो बच्चों समझ में आए ये, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए फटाक से, जल्दी करते हैं। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है और आपके नीट के पेपर में आया भी हुआ है। जैसे मैं थोड़ा सा उसी टाइप का क्वेश्चन लूंगा, सेम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लूंगा। जैसे मान लो लिख लिया मैंने P इज इक्वल टू, या हमने लिख दिया F इज इक्वल टू A टू द पावर x स्क्वायर y, ये हो गया। और यहां पर गिवन है F डोंट नो, हमें F का डायमेंशन नहीं पता है या वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं पता। A का डायमेंशन भी क्या है, डोंट नो, हमें नहीं पता। लेकिन उसने x के बारे में बताया हुआ है, कि ये एक रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा। अब हमसे वो y का डायमेंशन फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। ऑब्वियसली अगर x रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा, क्योंकि रेडियस एक लेंथ है। अब यहां पर देखो थोड़ा सा ट्रिक है, दिमाग लगाने वाली बात है। कभी भी हमने देखा होगा, अगर x के पावर 2 मीटर नहीं देखा होगा, 2 मीटर देखा है कभी नहीं, या 2 kg देखा है कभी नहीं। तो इससे क्या पता चला कि जो किसी भी क्वांटिटी का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है सिर्फ, है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता। और जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नहीं। लेकिन इसमें 2 अपवाद हैं, याद रखना, है ना। जिसका यूनिट होता है उसका डायमेंशन होता है, इसमें 2 अपवाद हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो यहां से हमें ये पता चला कि ये जो पावर है वो यूनिटलेस है। इसका मतलब मैं लिखना चाहूं डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर y क्या होगा,
m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, कोई डायमेंशन नहीं। अब यहां पर देखो x का डायमेंशन हमें l पता है, तो यहां से क्या होगा l स्क्वायर इंटू वाई, इधर क्या है m0 l0 t0। अब यहां से देखो मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू, इस l को उधर लेके जाएंगे तो अपॉन में जाएगा, और फिर ऊपर लेके आएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा m0 l के पावर -2 t के पावर 0। ये हो गया हमारा डिजायर्ड आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, फिर नोट करिए। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए यहां पर पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ x, ठीक है, और आपको रिलेशन दिया हुआ है f इक्वल टू cos x t, वेयर t रिप्रेजेंट टाइम। बस क्वेश्चन में इतना इवन है कि उसने t के बारे में तो बता दिया कि t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन f के बारे में नहीं बताया। तो नहीं बताया तो इसका मतलब पता नहीं है इन्हें। अब यहां पर देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान समझना। देखो cos xt दिया हुआ है। अब एक बात हमेशा याद रख लो, जैसे मैंने पावर के बारे में बताया कि पावर हमेशा कांस्टेंट होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसी तरीके से चाहे मैं उसे साइन में लूं, चाहे मैं tan में लूं, चाहे मैं कॉसेक में लूं, इसका जो एंगल होगा इस पूरे एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्म एक डायमेंशन लेस है। कैसे? अभी देखो फिर मैंने चर्चा किया था कि प्लेन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यूनिट होता है। तो यहां पर देखो अगर मैं लिखूं डायमेंशन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू क्या होगा ml0 t0। अब t किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, तो यहां से क्या हो गया डायमेंशन ऑफ क्या होगा x पता नहीं, और t का क्या होगा t होगा, ये हो गया m0 l0 t0। तो यहां से x का डायमेंशन क्या आ गया, t उधर लेके जाएंगे अपॉन में जाएगा, उसके बाद पावर इनवर्स हो जाएगा, m0 l0 t के पावर -1। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा। अब अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका एक अच्छा एप्लीकेशन भी तो होना चाहिए। उसी तरीके से डायमेंशन एनालिसिस का 3 मेन एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में उसे कन्वर्ट करना। दूसरा अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनका डायमेंशन सेम होगा। इसी पर बेस्ड क्या है दूसरा एप्लीकेशन है, वो क्या है कि अगर कोई गिवन इक्वेशन है तो हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से उसे चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है। और तीसरा एप्लीकेशन क्या होता है कि अगर हमें ये बता दिया जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग 3 या 4 5 6 जितने भी हैं उस पर किस तरीके से डिपेंड कर रही है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला या इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो आते हैं हम सेकंड जो एप्लीकेशन है उसी पर अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने चेक किया किस तरीके से कोई इक्वेशन गिवन है और उसमें क्या होता है, दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है। इसी का एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे इसी पर बेस्ड। मान लो कोई क्वांटिटीज आपको गिवन है, कोई इक्वेशन गिवन है, जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल है कहीं पर ये mgh के। अब हमें चेक करना है, चेक टू वेदर दिस इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है कि जो डायमेंशन ऑफ LHS है, LHS
यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, वो डायमेंशन ऑफ RHS होना चाहिए। सिंपल। यानी हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का डायमेंशन फाइंड करेंगे, राइट साइड का फाइंड करेंगे। अगर इक्वल है तो क्या हुआ, इक्वेशन करेक्ट है। चलो फटाफट फाइंड कर देते हैं। डायमेंशन ऑफ LHS क्या होगा भाई, देखो हाफ mv²। बहुत सिंपल है, बहुत आसान। अभी देखो हाफ का डायमेंशन तो होगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। m किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, तो इसका हो गया कैपिटल M। अब आगे देखो, अब जरा ध्यान से देखो, v का डायमेंशन याद करना, हम लोगों ने पढ़ा था LT-1। LT-1 किसी को याद ना हो तो पुराना वाला लेक्चर देख ले। यहाँ पावर क्या है, स्क्वायर है। तो यहां से देखो, यहाँ साइड में कर दे रहा हूं मैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली बात तो ये L² और T⁻² हो जाएगा क्योंकि ये पावर स्क्वायर है। तो डायमेंशन ऑफ LHS क्या आ गया, ML² और T⁻², ये हमारा आ गया डायमेंशन LHS का। अब चलो देखते हैं राइट साइड का डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ RHS क्या हो जाएगा, देखो MGH का फाइंड करना है ना, ये RHS में MGH है। तो M का डायमेंशन क्या होगा, मास होगा, मास को रिप्रेजेंट करता है। G किसको रिप्रेजेंट करता है, तो G रिप्रेजेंट करता है एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन टाइम का। तो LT-1 तो ऊपर था ही, नीचे T एक और आ गया, ये जनाब ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, LT-2। तो ये हो जाएगा LT-2, ये हो गया G का। और H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, हाइट मतलब लेंथ है, तो इसका क्या डायमेंशन होगा, L। तो यहां से क्या होगा, देखो ML² T-2। अब देखो क्या है, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS हुआ कि नहीं, देखो भाई ये रहा LHS, ये रहा RHS, सेम है। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन करेक्ट है, करेक्ट है भाई, करेक्ट है। ठीक है, नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। चलो बच्चों कुछ और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन गिवन है, चलो सबसे फेमस इक्वेशन लेते हैं, फिजिक्स की, साइंस का, हिस्ट्री का सबसे फेमस इक्वेशन जिसने आते ही तूफान मचा दिया, कौन सा है, E इज इक्वल टू mc²। नाम याद आ गया होगा, आइंस्टाइन साहब का। ठीक है, चलो E एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, M मास को, C लाइट की वेलोसिटी को। तो कैसे चेक करना है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड, डायमेंशन ऑफ LHS क्या होगा, देखो LHS में E का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी। पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा है वो देख ले ताकि वहां फाइंड कर सके, वहां मैंने बताया है कि एनर्जी का डायमेंशन किस तरीके से फाइंड करना है। मैंने कहा था कि जो डायमेंशन वर्क का होगा वही डायमेंशन एनर्जी का होगा। और वर्क का डायमेंशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L। तो होना तो चाहिए कि हम डायरेक्ट याद कर लें, अगर तुम्हें डायरेक्ट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ML² T-2, ये हो गया लेफ्ट का। राइट का लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ RHS। देखो यहां से क्या है, M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैपिटल M हो गया। आगे क्या है, आगे है C², यानी C वेलोसिटी है तो LT-1 और पावर स्क्वायर है। तो यहां से क्या हो गया, देखो ML का स्क्वायर होगा, ML², T का पावर हो जाएगा -2। देखो सेम है, इसका मतलब क्या है, आंसर क्या लिखेंगे हम, करेक्ट। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं, कौन सा ले लें, टाइम पीरियड ले लेते हैं, 2π√L/g। चलो तो डायमेंशन ऑफ T, डायमेंशन ऑफ T
हाँ तो बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ टी क्या होगा, कैपिटल टी होगा, बस सिंपल सा। ये हो गया लेफ्ट का डायमेंशन ना। अब डायमेंशन ऑफ आरएचएस लिख देते हैं। देखो यहां पर 2 पाई है, तो 2 पाई तो कांस्टेंट हुआ। अब हो गया अंडर रूट एल बाई जी। लाइट चली गई है, ऑन कर लें। तो यहां पर अगर हम राइट साइड में देखें तो अंडर रूट एल बाई जी का ही हमें फाइंड करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको लगा देते हैं पावर 1/2, और यहां पर क्या है एल अपॉन जी। तो एल का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैपिटल एल होगा, और जी क्या है, एक एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 2। ठीक है, यहां से हो गया। अब देखो यहां पर क्या है कि एल से तो एल कैंसिल हो गया, और यहां क्या बचा, टी की पावर -2, और टी की पावर -2 है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर के पावर 1/2। अंडर रूट में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, अंडर रूट, अरे ओनली टी बचेगा। तो लेफ्ट साइड देखो क्या था, डायमेंशन टी आया था, राइट साइड में डायमेंशन टी आया था। तो इस तरीके से देखें तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन या करेक्टनेस चेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा सा हमारे सामने है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक इक्वेशन उसमें गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू mg(L³ अपॉन 4bd³y। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, जो डेल्टा है वो क्या है, एक डिप्रेशन है, यानी किसी बार को फोर्स लगा करके उसमें डिफॉर्म किया गया तो उसके लेंथ में कितना चेंज हुआ। तो एक तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी भी डायमेंशन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमेंशन ऑफ LHS। अब देखो लेफ्ट में क्या है, डेल्टा है, और डेल्टा इसने बता दिया कि डिप्रेशन है, यानी कि ये एक डिफॉर्मेशन इन लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो लेंथ की बात हो रही है तो इसका डायमेंशन हो गया L। अब देखो बात करते हैं राइट साइड की, तो डायमेंशन ऑफ RHS, देखो स्टार्ट करो, मास M क्या है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा इसका, कैपिटल M, ये हो गया। तो हम यहां ब्रैकेट के लिखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, शॉर्ट में दिखेगा हमें, M हो गया। आगे देखिए G क्या है, एक एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को मैंने क्या लिखा था, LT-2। अगर किसी को नहीं याद है तो उस लेक्चर को पीछे जाकर के वो देख ले, या पिछला लेक्चर देख ले, वहां पर हमने इसको फाइंड भी किया है। आगे देखिए ये L³ है, यानी कि क्या है, ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पावर L है तो ये L³ हो गया, अपॉन 4 एक कांस्टेंट, उसकी लिखने की जरूरत नहीं, BD ये सब क्या है, एक लेंथ है। देखो जो बात हो रही थी डेप्थ है, उसके बाद मिडिल ऑफ द बार, फिर आगे क्या कह रहा है, लेंथ L, ब्रेड्थ B, ये सब क्या है, ये लेंथ है। तो यहां पर B भी क्या है, एक लेंथ है, तो कैपिटल L इसके लिए हो गया। D³ एक लेंथ है, तो ये हो गया L³। अब आ गया यंग्स मॉडुलस, ये हमारे पास एक नया टर्म आ गया कि यंग्स मॉडुलस का फिजिकल क्वांटिटीज कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो मैं साइड में इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से यंग्स मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो यंग्स मॉडुलस होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इन दो टर्म का अगर हम फाइंड कर लें तो डायमेंशन हमें पता चल जाएगा। तो बेसिकली जो स्ट्रेन होता है ये डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अब हमें किसका पता करना है, स्ट्रेस का पता करना है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है ये फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, MLT-2। जिनको नहीं पता है वो पुराना लेक्चर देख ले। उसके बाद अपॉन एरिया, एरिया में दो साइड का मतलब लेंथ, तो ये हो गया L²। यहां से देखिए कितना आया, ML पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L की पावर -2, और पावर +1 वहां है तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, इंटू T-2। तो ये आ गया हमारा डायमेंशन स्ट्रेस का। अब स्ट्रेन का डायमेंशन क्यों नहीं होता ये मैं बता दूं। एक्चुअल में स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डिफॉर्मेशन अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जब ऊपर लेंथ नीचे लेंथ है तो दोनों क्रॉस कट जाते हैं,
और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिटलेस होता है, तो डायमेंशनलेस भी होता है। तो यहां से यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा, m l के पावर -1 t के पावर -2। ध्यान रख देते हैं हम लोग, m l के पावर -1 t के पावर -2। चलो देखो कुछ कट रहा है, m से m कैंसिल, यहां से देखो ये l क्यूब क्या बना, L4 बना, ठीक है। यहां से l क्यूब L4 बना, तो ये कैंसिल हो गया इतना। अब यहां पर t के पावर -2 t के पावर -2 ये इससे कैंसिल हो गया। इन द लास्ट ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा, l-1 क्या हो गया, l। तो यहां पर देखिए LHS का जो डायमेंशन था l, वही डायमेंशन RHS का आ गया। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन करेक्ट है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करेंगे कि LHS में उसका डायमेंशन चेक करेंगे, RHS में डायमेंशन चेक करेंगे, और फिर हम ये फाइंड कर लेंगे। देखिए मैं जो वीडियो आपको बनाता हूं इसमें जो टाइम का लैप्स है मैं उसको रिमूव कर देता हूं, ताकि बच्चों को जो है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल वो देख सकें। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू।